हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो लेक्चर जो सीरीज है हमारी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर जो है हम अभी तक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, यानी मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में देख रहे थे, और हम उसमें से कुछ सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन, कुछ यूजी का पोर्शन मिक्स करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, और इसी के अंदर जो है नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है जियोमैग्नेट, कि हमारे अर्थ जो है, उस जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, वो एक खुद उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से है, कैसा है, कौन सा उसका नॉर्थ पोल, कौन सा साउथ पोल, ऐसे छोटी मोटी जानकारी लेंगे। देन उसके बाद के अंदर कुछ डेफिनेशन है, एक दो डेफिनेशन है, जैसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, यानी कि दिक्पात का कोण और नति कोण, वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। वहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मिलते हैं सिंपली कि एंगल, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, देन उनका एडिशन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है जो अभी हमारा है टॉपिक स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम जियोमैग्नेट से। ये करीब करीब 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद इसी वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो है हम लोग फिर हम जाएंगे कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में निकाला था, स्फेरिकल सिमेट्री के लिए निकाला था, डिस्क के लिए निकाला था, कि अगर चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है तो उसकी वजह से, उस मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, उस मैग्नेट पे टॉर्क कितना लगता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं ना। तो वो आगे जो फॉर्मूले, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वही अपने एनर्जी की इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितना किसी पे फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या इफेक्ट होंगे, वो सारी जो चीज़ें छोटे छोटे फॉर्मूले, क्योंकि उसमें इसमें सिमेट्री रहेगी, वो भी मैं आपको एक साथ बता दूंगा। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट पूछ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो अपनी रहेगी वो मैक्सिमम फॉर्मूलों पर बेस्ड रहेगी। जो डायरेक्ट आपको इक्वेशन या फॉर्मूले पूछ जाते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो इतने उस पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं सबसे पहले आते हैं जियोमैग्नेटिज्म, है ना। तो हमारा जियोमैग्नेटिज्म है वो क्या है? जियोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि हमारा जो अर्थ है वो अर्थ क्या है, खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर देखिए आप, हम अब जब बात करते हैं अर्थ की, तो क्रोड है इसके अंदर, देन उसके बाद में मिडिल के अंदर कुछ अलग सब्सटेंस होंगे, ऐसे करते करते पूरा, और ऊपर का जो है हमारा वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अर्थ जो है वो खुद क्या मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, देखो कोई भी, मैंने अभी सब थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था, या थोड़ी सी देर पहले मतलब कि जो पिछले वीडियोस थे उसके अंदर, कि मैग्नेटिक फील्ड अराइज क्यों होता है, उत्पन्न क्यों होता है। वो उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि एटम जो है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो हमने उस टाइम, अभी मैंने आपको, जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रही है, और अगर करंट सर्कुलर में फ्लो कर रही है इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले से। तो वो करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये सारे एक ही डायरेक्शन में, मतलब उनका क्या हो, मैग्नेटिक मूवमेंट हो, है ना, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो अर्थ में भी क्या सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस की वजह से क्या होता है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, बहुत लो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत कम होती है, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अभी मैं इसको सर्कल ही लेके चल रहा हूँ, है ना, कंप्लीटली जो सर्कल मीन्स स्फेरिकल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल, है ना, ज्योमेट्रिकल जो इसके डायरेक्शन होगी, या ज्योमेट्रिकल जिसको पोल कह सकते हैं, दो तरह के पोल हैं। पहला कौन सा है, ज्योमेट्रिकल पोल, जियोग्राफिकल पोल। ज्योमेट्रिकल मतलब जियोग्राफिकल पोल। तो जियोग्राफिकल जो पोल है, तो जियोग्राफिकल, ये है जियोग्राफिकल पोल। कौन सा है ये वाला, ये है नॉर्थ पोल। ये कौन सा है, साउथ पोल। ठीक है, तो जियोग्राफिकल पोल नॉर्थ और साउथ कौन से है, ये जियोग्राफिकल, इसके नॉर्थ और साउथ पोल हो गए। ठीक है, जो हम अर्थ के लिए बात करते हैं। ठीक है, अब अर्थ खुद क्या कर रही है, इसके अकॉर्डिंग रोटेशन कर रही है, किसी भी ओमेगा वेलोसिटी से, फिक्स इसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा, उससे क्या कर रही है, मोशन कर रही है। उसके साथ अब इसके अंदर अगर मान लीजिए इसके मैग्नेट की बात करें, तो देखो अगर मान लीजिए किसी अर्थ पे मैं अगर कहीं खड़ा होकर और एक मैग्नेट को सस्पेंड करता हूँ, है ना, एक धागे से फ्रीली लटकाता हूँ, तो क्या होगा, तो हम देखते हैं कि जो हमारी मैग्नेट है, उस मैग्नेट का एन जो सिरा है, मान लीजिए ये हमारे पास ये है, अर्थ पे खड़ा है, तो अर्थ का ये कौन सा है, जो अब देखिए एन और एस लिख रहा हूँ, ये एन और एस क्या है, ये एक चीज दिमाग में रखना है, कौन सा है, ज्योग्राफिकल पोल है। कौन से पोल है, जीपी, है ना, ज्योग्राफिकल पोल। ज्योग्राफिकल मतलब जहां से हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो क्या है, डायरेक्शन जो है ना उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल। ठीक है, वो मैग्नेट के वो पोल नहीं है ना, अर्थ के मैग्नेट के पोल नहीं है, दिमाग में रखना। ठीक है, अर्थ का मैग्नेट कैसा हो सकता है। अब आप एक चीज समझिए कि मान लीजिए
ये अर्थ का मैग्नेट होगा, है ना। तो ये अर्थ का मैग्नेट होगा। तो ये इसका जो ये है अपने पास दूसरा मैंने मार्कर लिया है, तो ये जो पोल है जो एरो की तरह शो कर रहा है वो कौन सा, नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा, साउथ पोल है। इस तरह से ये दूसरी मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। दोनों मैग्नेट है अभी, आप मान लीजिए इसको। तो ये जो मैग्नेट का, अब मैं मैग्नेट मान लो इसको फ्रीली सस्पेंडेड करूंगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ को, साउथ पोल नॉर्थ को अटैक करेगा, तो कैसे होगा, ये इस तरह से सस्पेंडेड होगा, ठीक है। एक का नॉर्थ, दूसरे का साउथ, और दूसरे का नॉर्थ, पहले का साउथ। अब आते हैं अर्थ के केस में, ठीक है। अर्थ के केस में क्या है, जैसे ही आप किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अगर आप सस्पेंड करते हैं फ्रीली, तो क्या होता है, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है, और बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, सॉरी साउथ पोल है, वो ज्योग्राफिकल साउथ की ओर रहता है। आगे समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंदर मैग्नेट है पर अर्थ के, वो क्या होनी चाहिए, इसके अपोजिट, तभी तो अटैक कर पे ऐसे रुकेगी। अगर मान लीजिए एक ये भी नॉर्थ होता है, ये भी नॉर्थ होता, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। तो अर्थ का जो मैग्नेट है वो क्या है, थोड़ा सा अर्थ का जो मैग्नेट है अंदर का मैग्नेट है ना। तो जो मैग्नेटिक पोल होंगे अर्थ के, वो ये कौन सा होगा, ये साउथ पोल होगा, ये कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा अर्थ के मैग्नेट का, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल की जस्ट क्या होगा, अपोजिट हो गया, पहली बात। तो दूसरा, जब आप इसको लटकाते तो एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं होता है, ये क्या होता है, नॉर्थ से कुछ एंगल लिए होता है, ठीक है। और एंगल कितना होता है, वो तकरीबन एंगल जो 11.3 जो है 11.3 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है इस तरह से, या फिर कह सकता हूँ अर्थ के अंदर का जो एक बार मैग्नेट अगर माने उसको, ठीक है, तो इस बार मैग्नेट में ये इसका एन पोल होगा, ये क्या होगा, इसका एस पोल होगा। ये किसका है, तो ये जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल जो होंगे वो कौन सा है, साउथ पोल, ये कौन सा है, नॉर्थ पोल। और ये जो एंगल होता है इनके बीच में, ये करीब करीब 11.3 डिग्री का होता है। कितना होता है, 11.3 डिग्री का जो है करीब करीब एंगल होता है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। 11.3, हाँ, नियरली अबाउट 11.3 जो है ये इसका एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो एक तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाइन होगी इसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इस तरह से होगी अर्थ के लिए, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाए। अच्छा, ये काटती नहीं है, ये भी दिमाग में रखना, ठीक है। फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो क्या होगा, भाई फील्ड लाइन क्यों नहीं काटती, ये तो पता है ना कि अगर मान लो कोई फील्ड लाइन काटती है, तो फील्ड लाइन किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ही पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है, फील्ड लाइन यानी मतलब टेंजेंट निकालते हैं फील्ड लाइन पे, तो क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पे दो नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ से आगे। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया कि अर्थ का जो मैग्नेट होगा वो इस तरह से नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ की ओर इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके आगे कि ये तो हो गया। अब इसका ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वगैरह वो सब आप जानते हैं कि भाई सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने आपको पढ़ा दिया कि इसको लाइन ज्वाइन करेंगे, वो एक्सिस होगी, एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसे ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वगैरह ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो आज का है, वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का मतलब क्या है, तो अभी मैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, दिमाग में ये रखना है अपने को कि अर्थ का जो साउथ पोल है, ठीक है, वो किससे, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल साउथ पोल की तरफ होता है, ठीक है। चलिए अब जो इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी कि हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो कहेंगे दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण, ठीक है, इसे कहेंगे दिक्पात का कोण। अब एक चीज करिए कि इसको जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है ना, ये मान लीजिए आपकी मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैंने धागे से बांधा, ठीक है, धागे से बांध के, या फिर मान लीजिए इसमें कोई छेद करके उसको सस्पेंडेड किया, लेकिन फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस तरह से इसको अपन लटकाते हैं, किस में लटकाते हैं, अर्थ के जो अर्थ है हमारी, उस अर्थ का जो ये
हॉरिजेंटल प्लेन है, इस हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर इसको ऐसे लटका देते हैं, ठीक है। जब इसको लटकाते हैं तो क्या होगा, ये क्या करती है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है या फिर अर्थ का जो साउथ और नॉर्थ पोल है उससे क्या करती है, कुछ एक एंगल बनाई हुई रहती है। क्या रहती है, एक एंगल बनाई हुई रहती है। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ से आप देखिए ये चीज़ है ना, ये एक्सिस थी, तो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, तो इसका मतलब इस पर अगर मान लीजिए मैं कोई प्लेन लेता हूँ तो प्लेन कौन सा होगा, मेरिडियन होगा भाई। ये अगर मान लीजिए नॉर्थ और साउथ इसको मान लेता हूँ मैं, तो नॉर्थ और साउथ अगर मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा है, तो अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन कौन सी है, ये ज्योमेट्रिकल है ना, ज्योमेट्रिकल पोल जिसको कहते हैं ना, ज्योमेट्रिकल पोल है। तो इनको अगर मैं मिलाता हूँ तो इस पे जो प्लेन बनेगा, ठीक है, इस पे कौन सा प्लेन बनेगा, कुछ इस तरह से प्लेन बन जाएगा। इस पे अपने पास कोई प्लेन की चीज़ है क्या, चलिए इसी को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इसकी मैं बात करूं तो इसका मतलब ये प्लेन कैसे होगा, तो इस तरह से प्लेन होगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, क्योंकि एक्सिस, ये क्या एक्सिस है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसे अपन कौन सा प्लेन बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेरिडियन, है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब मैग्नेट नहीं है, कौन सा है, जियोग्राफिकल है, तो इसको क्या बोल देंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। यानी कि यहाँ जो एक ये प्लेन है मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये मेरा क्या होगा, प्लेन है, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। ये किस तरह से है, ये इस तरह से है। इस पे बोर्ड पे आप ये देख लीजिए, परपेंडिकुलर बाहर की ओर जो प्लेन मिल रहा है वो मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ से इस मैग्नेट को इस तरह सस्पेंडेड करता हूँ तो क्या होगा, वो जो ज्योग्राफिकल मान लीजिए एन ये है हमारी, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन से क्या होगा, कुछ एंगल बनाई हुई रहेगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाई रहेगी, तो इस मैग्नेट जो हमने सस्पेंड किया उस मैग्नेट का जो प्लेन होगा उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। वो क्या रहेगा, किससे कुछ एंगल पे रहेगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से एंगल पे रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, इससे कुछ एंगल पे। तो ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा एम एम, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके और ये ज्योग्राफिकल जो मेरिडियन है इसके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, दिक्पात का कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास, फाई, ठीक है। इसको क्या कह दूंगा मैं, एंगल बिटवीन GM एंड MM, ठीक है। एंगल बिटवीन GM यानी कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेट मेरिडियन, इनके बीच का जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दिक्पात का कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बड़ा सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम जैसे बोलेंगे, बोलेंगे एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप यानी कि नति कोण। तो एंगल ऑफ डिप यानी कि नति कोण, ये समझना, ये बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये 3D में है ना, 3D में समझना जरूरी है इस चीज को। 3D में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अब यहां से देखिए कि ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल मेरिडियन हो ही गया। अब क्या करते हैं, ये जो मैग्नेट थी आपकी, इस तरह से समझना इसको ना, विजुलाइज करना। ये जो मैग्नेट हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इस तरह से लटकाया था, यानी कि एक वर्टिकल प्लेन था उसमें लटकाया। अब हम क्या करते हैं, इसी प्लेन को, इस वाले को जो है, जब इसे लटका रहे, ये मान लीजिए धागा है, इस धागा से लटकाई हुई थी फ्रीली, ये इस तरह से था। अब इस धागे को क्या करते हैं, हम यहाँ ले आते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अब लटकी हुई कैसे है ये, अब जो ये लटकी हुई है ये कौन सा प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझ पा रहे हैं। पहले कौन सा था, ये कौन सा था, ये था वर्टिकल प्लेन, यानी कि अगर अर्थ सरफेस ले रहे हैं तो अर्थ सरफेस के वर्टिकल प्लेन में हमने लटकाया था, तब तो हमें क्या मिला था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में लटकाते हैं, ठीक है। ये कौन सा प्लेन हो गया, अर्थ के सरफेस के पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल में प्लेन में अगर लटकाते हैं तो क्या करेगा, ये फिर से एक एंगल पे थोड़ा सा रोटेट हुआ रहेगा, जो अर्थ का मैग्नेट होगा उसकी तरफ, है ना। तो कैसे होगा इसका डायग्राम, तो आप देखिए, क्योंकि अब देखो अर्थ के जो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या होगा, अर्थ के मैग्नेट की तरफ अलाइन रहेगा। तो अर्थ के मैग्नेट की तरफ अलाइन रहेगा तो क्या करेगा, कुछ एंगल बनेगा। तो जो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है इससे क्या बनेगा, कुछ एंगल बनेगा, यानी कि जो ये इस तरह से अगर इसको लटकाएंगे, ठीक है, आप समझना इसको, ये इस तरह से अगर अपन लटकाएंगे इसको तो क्या करेगा, ये इससे कुछ एंगल बनाए हुए रहेगा, तो टिल्ट पे रहेगा। तो जो एंगल बनाए हुए रहेगा इसे हम, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। दिमाग में रखना, ये क्या है, ये तो है सस्पेंडेड करते हैं इस तरह से, यानी कि वर्टिकल प्लेन में, किसके, अर्थ के सरफेस के। और इसको जब ऐसे कर दिया 90 डिग्री एंगल पे लाके, तो ये क्या हो गया, कौन सा प्लेन में चल रहा है, अब ये चल रहा है इसके, भाई ये जो अगर पूरी इस चीज को देखूं ये किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल, ठीक है। चलिए
तो यहां से फिर से वही चीज, ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ठीक है, अब ये क्या करेगी चुंबक, कुछ एंगल पे रहेगी। ठीक है, तो कुछ एंगल पे रहेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां से जो है ये ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, अब ये तो मैग्नेट होगी, तो मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से मैग्नेट की डायरेक्शन होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अर्थ के, वो क्या होगी, कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी, तो यहाँ जो एंगल बनने वाला है, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप। किसके बीच में, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो इसको कंपोनेंट को मैं दो कंपोनेंट में बांट रहा हूँ, है ना, तो ये क्या है, ये है हॉरिजेंटल, क्योंकि हमने मैग्नेट को लटकाया किस तरह से है कि हॉरिजेंटल प्लेन के उसके अकॉर्डिंग, तो लेकिन वो उससे क्या करे, कुछ एंगल पे रहे, तो ये क्या हो गया हमारा हॉरिजेंटल, और ये क्या है इसका वर्टिकल। दो पार्ट होंगे भाई, ये है इस तरह से लटकी हुई है, मान लीजिए ये, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अर्थ का, अब मान लीजिए ये है इस तरह से, तो ये है, तो वर्टिकल इसके दो मैग्नेटिक क्योंकि एंगल पे है, तो एक इस तरह से और एक इस तरह से, दो भाई इस तरह से अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है तो एक तो ये कंपोनेंट हुआ, एक ये कंपोनेंट हुआ। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, यानी कि इसको क्या ले रहे हैं हॉरिजेंटल, और इसको ले रहे हैं वर्टिकल, तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, उससे जो ये एंगल बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। दिमाग में क्या रखना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो डायरेक्शन बनाएगी, ठीक है, या कैसे जो मैग्नेट सस्पेंड करने पे जो मैग्नेट लटकी रहेगी जिस डायरेक्शन में, तो उस मैग्नेट के बीच में और इसके अर्थ के मैग्नेटिक के जो हॉरिजेंटल प्लेन है, उस हॉरिजेंटल प्लेन के बीच के अंदर, या कह सकते हैं हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड के जो है उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप, यानी कि नति कोण। ठीक है, एक बार देख लीजिए डायग्राम को अच्छे से। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, जब ये एंगल यहाँ बन रहा तो इसका मतलब बी एस किसके बराबर हो गया, या मैं इस पर एक बार इसको डिफाइन कर देता हूँ सिंपली, जैसे इसको किया, क्या डिफाइन करना है कि अच्छा, अब ये जो मैग्नेट के अंदर से जो प्लेन निकलेगा, अब मैं 3D में समझा नहीं सकता आपको, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है ना, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, ये कुछ एंगल पे है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास इसका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। तो इसको मैं क्या किस तरह से शो कर सकता हूँ, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इसके परपेंडिकुलर, इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन होगा एक और, ठीक है, उससे कौन सा प्लेन कहेंगे, वो होगा मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक मेरिडियन है और इसका मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं क्या लिखता हूँ कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से अब देखें उस एंगल से, उससे अगर मैं देखना चाहूँ तो कंपोनेंट क्या क्या निकलेंगे इसके, क्योंकि देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी एच इज इक्वल टू हो जाएगा बी कोस थीटा, और बी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों आगे इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा बी होगा उसका कंपोनेंट अगर मैं लेना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर का रूट। ठीक है, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर का रूट। अगर आपको ये गिवन है तो आप इस तरह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन किस में आएगा, साइन अपॉन कस, दैट इज बी वी अपॉन बी एच। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू, और ये हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम मान करते हैं कि अगर पोल पे जाते हैं, यानी कि आप इक्वेटर और पोल दो जगह जा सकते हैं, इक्वेटर पे पोल पे जब जाएंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, और जब आप इस इक्वेटर पे आते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 90, अगर मैग्नेटिक पोल पे जाते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 90 डिग्री, और अगर इक्वेटर पे आते हैं तो कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको जो है ये दो चीजें जो है, ये एंगल क्या होता है ये पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार जो बनता है वो यहाँ से इन दोनों में से किसी एक पे पूछा जा सकता है, बट सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि मैग्नेटिक मेरिडियन, देखो ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है, और चुंबक कैसे लटकानी है, मैग्नेट को इस तरह से लटकाना है। ठीक है, धागे से इसके पैरेलल, इसके
जो आप या तो कह सकते हैं हॉरिजेंटल के पैरेलल या कह सकते हैं हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर प्लेन में। देखो हॉरिजेंटल के पैरेलल और हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर प्लेन में दोनों अलग चीज है ना, दिमाग में रखना, ठीक है। तो या कह सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन में अगर आप लटका रहे हो, ठीक है, तब तो क्या मिलेगा, ये वाला डिक्लाइनेशन मिलेगा। और हॉरिजेंटल प्लेन में अगर लटका रहे हो तो क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डिप मिलेगा। प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन में अगर लटका रहे हो तो एंगल ऑफ डिप मिलेगा, वर्टिकल प्लेन में अगर लटका रहे हो तो क्या मिलेगा, डिक्लाइनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है कुछ सिंपल जो है वो मैंने आपको बता दिए, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वगैरह ये सब कोर्स में अपने ज़्यादा कुछ इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है, तो इस पर मैं जा नहीं रहा अभी प्रैक्टिकल वाली चीज़ों पे। और इसके अलावा अब मैग्नेटिक मटेरियल की बात है, जब उसमें जाएंगे तो वो सारी चीज़ें देख लेंगे। उसके अलावा जो है कुछ फॉर्मूले हैं, है ना। अब क्योंकि मैं फिर से अब यूजी में जा रहा हूँ यहाँ से, ये 12th का पोर्शन था आपका, तो मैंने कंप्लीट करा दिया। बस सिंपल से डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं इसलिए मैंने ये चीज़ करी है। अब हम चलते हैं सीधे आपके यूजी वाले पोर्शन में कि हम मैग्नेट के जो है मैग्नेटिक पोल के बारे में या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है हम वो देख चुके हैं सारी की सारी, ठीक है। और जब भी आपको बात करी जाएगी तो नॉर्मली आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं दिया जाएगा। कभी भी जब मैग्नेट के बारे में बात करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में देखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या होता है वो आप देख चुके हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के अंदर जो है उसका पोटेंशियल, क्योंकि देखो वहाँ पे हमने ये निकाला था, अब हम किस पे चल रहे हैं, पोटेंशियल वाले पे चल रहे हैं, या वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे ना। इसके बारे में वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यानी कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है या मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसकी वजह से वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या होगा उसकी हमें बात करनी है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने देखा तो पोटेंशियल हम डायरेक्ट याद रखते हैं, क्या रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमने याद रखा था पहले। सिमिलरली अगर फील्ड की बात करें तो इससे हमने फील्ड निकाला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था, कैसे निकाला, ग्रेड करके, ठीक है। तो माइनस ग्रेडियंट V किया था, जब माइनस ग्रेडियंट V किया था ये वैल्यू कितनी मिली थी अपने को, ये मिली थी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 2 कोस थीटा आर के प्लस साइन थीटा थीटा के, ठीक है, यही वैल्यू मिली थी, कोई इसमें चेंजेस नहीं था ना, ये था ना यहाँ पे 2 कोस थीटा आर केप और आर केप और थीटा केप में 2 वैल्यू मिली थी, क्योंकि मैंने आपको वहाँ करवाया था ये चीज़, है ना। ग्रेड किस में लिया था हमने, पोलर कोऑर्डिनेट में लेके इसको सोल्व किया था, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लेके इसको सोल्व कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि मेरे पास जो है P जो है उस P में क्या था, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था। अब मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब यहाँ क्या है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे जो P था मेरे पास, ये P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। एक चीज देखो, मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिलेटेड है बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आपको उनको रिलेट करने की और समझने की जरूरत है, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से क्या निकालना है, V और E निकालना है, ठीक है। तो आ जाते हैं V, तो V क्या होगा, अब यहाँ पे वहाँ पे क्या था, स्केलर पोटेंशियल, तो यहाँ क्या होगा, वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। पहले तो क्या होगा यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल, यहाँ पे जो है कांस्टेंट क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आता है, μ0/4 पाई, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या आएगा, μ0/4 पाई आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू आर केप। अब यहाँ समझिए कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं आर केप के साथ में तो क्वांटिटी कौन सी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। और मुझे यहाँ क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या करूँ, उसका डॉट प्रोडक्ट करूँ या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है, आर केप के साथ। डिवाइड में किस पे डिपेंडेंसी होती है इसकी, इस पे डिपेंडेंसी होती है, बस ये कंप्लीट। देख लीजिए इसको, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस अगर वो याद है तो आप यहाँ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना कि ये वेक्टर पोटेंशियल है तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट तो नहीं होगा, तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने पे दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या मिलता है आपको, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो इसको आगे अगर सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई
एम, अच्छा इसको साथ करोगे तो साइन थीटा, ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी एन कैप, तो आर और इसके डायरेक्शन क्या हो जाएगी आर कैप, तो हो नहीं सकती, ये किधर होता है जेड डायरेक्शन होता है, तो बच्ची कौन सी पाई डायरेक्शन, कुल मिला के क्या हो जाएगा पाई कैप। समझ रहे मेरे बात को, कि अगर मान लीजिए मैं इस तरह से फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये मेरी जेड डायरेक्शन है, ये एक्स वाई जेड प्लेन में है, और ये यहाँ पे ओ पे क्या पड़ा है मेरे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल पड़ा है, इस मैग्नेटिक डाइपोल से आप क्या कर रहे हैं आर डिस्टेंस पे क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं वी और ए फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये पॉइंट पी है जहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, है ना, ये अपना इधर कितना होगा थीटा एंगल पे, इधर फाइव पे, वो सब आप देख सकते हैं, तो आर थीटा फाइव से क्या होंगे कोऑर्डिनेट होंगे, उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जैसे वो था इलेक्ट्रिक, इसके अंदर पोटेंशियल, वैसे ही वेक्टर पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में एम की डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में जेड, और ये किधर है आर कैप, जेड आर कैप का आप अगर मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो क्या मिलेगा आपको पाई कैप मिल जाएगा, तीसरी जो क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आ जाइए इसका, या तो ग्रेड कर लीजिए, देखो वो क्या होगा, यहाँ क्या था, ये हो जाएगा ग्रेड नहीं कर्ल, सॉरी क्या निकालेंगे कर्ल, या तो आप क्या कर लीजिए यहाँ पे इसका कर्ल फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली जब आप इसका कर्ल फाइंड आउट करेंगे, कर्ल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, किस में निकालना है आर थीटा फाइव वाले में, इसमें देख लेना, ठीक है, उसमें करके आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी, है ना, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चल जाना, यहाँ पे आप उसकी कर्ल की वैल्यू जो है वो पुट करना, पुट करके इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने पे आपको यही वैल्यू मिलेगी जो मैं वहाँ से लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। क्या वैल्यू मिलेगी, वहाँ क्या आ रहा है पी, तो यहाँ क्या आ जाएगा एम डिवाइडेड बाय 4, अच्छा पहले कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू 0/4 पाई, तो कांस्टेंट आ गया, फिर m/r क्यूब, m/r क्यूब, अंदर क्या रहेगा वही, कोई चेंजेस नहीं है, 2 cos थीटा आर के प्लस साइन थीटा थीटा के, ये आपका क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करेक्ट करना आया। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये हम छोड़ के आते हैं, सपोज क्या दिक्कत क्या है ये हमें पता होती है, और ये चीज़ें क्या करते हैं हम छोड़ के, क्योंकि इनके क्वेश्चन से इनसे हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते पढ़ते जब मैग्नेटोस्टैटिक में पहुंचते हैं तो बोर होने लग जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है जब मैग्नेटोस्टैटिक में आप जाते हो तो क्या होता हो बोर होने लगते हो, और जब बोर होने लगते हो तो फिर क्या होती है आप बड़ी सिंपल सी जो कनेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे कर्ल आ गया, फिर आप कर्ल का वैल्यू रखते हैं, या तो आप देखो ये वाला जो फाइंड आउट करना चाहते हो, या फिर ये चीज़ जो है ये आपको 11th-12th की जो आपकी बुक है ना उसमें मिल जाएगा, उसमें इसी सॉल्यूशन को करने के लिए करीब करीब आप देखिए 1 से 1.5 पेज उन्होंने यूज में लिया है, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यों करें जब हम हायर एजुकेशन में पहुंच चुके हैं, इतना कर्ल ग्रेड वगैरह सब पढ़ चुके हैं, तो फिर इन चीज़ों में पढ़े क्यों, हम एक स्टेप में जिस चीज़ को कर सकते हैं उसको 10 स्टेप में क्यों करें, ठीक है, हमें समय बचाना है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि वहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो किस में कन्वर्ट किया था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को उसमें कन्वर्ट किया था कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म में, है ना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे इसको कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म में करेंगे। वहाँ कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म में कैसे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा आर क्यूब भी था नीचे, है ना, 1/r क्यूब, ठीक है, ये तो वैल्यू थी वहाँ पे। और देन उसके बाद के अंदर क्या किया था हमने, यहाँ जो लिखा था वो लिखा था 3p डॉट, है ना, क्या लिखा था वेक्टर p डॉट आर के माइनस वेक्टर p, क्या लिखा था माइनस वेक्टर p। तो ये हमारे पास क्या था कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म थी, ये ना, ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा आपके पास डायरेक्टली अगर वो चीज़ें हैं तो, अच्छा इसमें आर केप था, सॉरी यहाँ पे, है ना, एक आर केप, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, ये दोनों क्या दे देंगे स्केलर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए टोटल मिला के तो वेक्टर आना चाहिए, तो ये वेक्टर क्या आएगा आर केप की डायरेक्शन में, और ये था पी में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको वैल्यू मिली थी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म करेंगे इसकी क्या हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यही कर दो आप कि b इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू 0/4 पाई, उसके बाद में आर क्यूब, देन उसके बाद में 3 p की जगह m, ठीक है, डॉट आर केप, फिर आर केप माइनस m, तो ये क्या मिल जाएगी आपकी कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म। बस आपको p को p को m से रिप्लेस करना और ये आप आराम से फाइंड आउट कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अब डाइपोल मूवमेंट है, अब क्योंकि अब मैग्नेटिक डाइपोल है उसको आप किस में रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो जब मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड बी में, इस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करते हैं, एक मैग्नेट को रख देते हैं। तो ये रख दिया मैग्नेट को, ठीक है, ये इसका एक्सिस और वो पोल हो गया, है ना। उसके बाद में सॉरी पोल तो ये हो जाएंगे, ये क्या है इसका एक्सिस के अंदर जो सेंटर पॉइंट हो गया वो हो गया इसके रेस्पेक्ट में, है ना। और ये आपकी एक्सिस है, तो क्या होगा एन जो है, ठीक है, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये एस हो गया और ये एन हो गया। तो ये इस डायरेक्शन में एस क्या होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होने का मतलब क्या हुआ, ये एन है ये एस है, ठीक है। तो एस क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये एन होगा ना, ये एन होगा ये एस होगा, ठीक है। तो एन क्या करेगा, एन जो है वो किस तरफ जाएगा, एस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो है एस वो किसकी तरफ होगा, एन की तरफ अट्रैक्ट होगा। उसकी वजह से क्या होगा इसमें फोर्स कितना होगा, क्योंकि देखिए लगने वाला फोर्स दोनों तरफ इक्वल होगा, ठीक है। और वो फोर्स कितना होगा, वो होगा एम बी, कितना होगा, इधर भी एम बी और इधर भी कितना होगा एम बी, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो कितना एम है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जब फोर्स एम बी होगा तो कुल मिला के क्या बनेगा, ये फोर्स की बजाय टॉर्क, इस पर टोटल फोर्स कितना होगा भाई, आप अगर टोटल फोर्स नेट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, एक तो एम बी इस डायरेक्शन में, एक क्या होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, टोटल मिला कितना हो गया 0। तो इसका मतलब क्या बना कि अगर आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रखते हैं, है ना, इस मैग्नेट को रखते हैं, तो क्या होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जो आपका फोर्स होगा नेट वो कितना होगा 0। तो वहां क्या बनेगा टॉर्क, क्योंकि ये क्या हो रहा है फोर्स कपल है, कपल होने की वजह से क्या बनेगा टॉर्क बनेगा, और वो टॉर्क कितना हो जाएगा, और वो टॉर्क होगा m क्रॉस b। क्या होगा टॉर्क कितना हो जाएगा, m क्रॉस b जो है आपका टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स 0 और ये हो जाएगा। अब मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है आपके पास, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है और इधर धीरे धीरे जो है फील्ड कम हो जाए, और फील्ड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया क्या हो रही कम होती जा रही। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस के अंदर फोर्स जो है वो 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पे अलग फोर्स इस पे अलग फोर्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए यहाँ कम है या ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, कुल मिला के नेट फोर्स किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा यहाँ कम है, इसका मतलब नेट फोर्स किधर हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो फोर्स होगा ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइवर्जेंट m डॉट b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्जेंट ये क्या है हमारे पास डाइवर्जेंट, फिर से देख लीजिए इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का डाइवर्जेंट करेंगे क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो गया। इसी तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगी, वहां क्या थी यू ई माइनस पी डॉट ई निकाली थी ना, माइनस पी डॉट ई इंटीग्रल करके उसको सोल्व करेंगे, टॉर्क डॉट डी थीटा मतलब निकालनी है, तो क्या हो जाएगा इस तरह से आप कर लीजिए। ई में क्या था, वहां था टॉर्क इनटू थीटा, और हमने इसको 0 से थीटा तक वो जो है सोल्व किया था। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसकी निकालनी तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कर लेंगे हम, टॉर्क डॉट थीटा करेंगे। तो यहाँ टॉर्क कितना ये, इसको जब आप सोल्व करोगे तो सिंपली आपको पता है ये आ जाएगा माइनस एम डॉट, है ना, माइनस एम डॉट बी, ठीक है। वहां था माइनस पी डॉट बी, यहाँ है पी डॉट ई, यहाँ हो जाएगा एम डॉट बी हो जाएगा। ये आपका मैग्नेटिक ये आ गया, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखो एक दूसरे से रिलेटेड है सारी चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछते तो आपको बड़ी आसानी से याद आ जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, इसको इस पर इतना गौर करते नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से न्यूमेरिकल, और जो कहते हैं कि सक्सेस दिलाने वाले जो क्वेश्चन है या जो टॉपिक है, वो इसके बाद जस्ट नेक्स्ट अभी जो हम ले रहे हैं वो आपका टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मैग्नेटिज्म, ठीक है। कि अगर मान लीजिए किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, है ना, या किसी मटेरियल को, अब जैसे उसमें गए थे हम पोलराइजेशन, है ना, पोलराइजेशन देखा था ना, पोलराइजेशन कैपिटल पी को हमने डिफाइन किया था, देन उसके बाद में ससेप्टिबिलिटी निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वहाँ से हमने फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन किया था, वो सारी चीज़ें। वैसी ही चीज़ें अब इसमें आने वाली, किसमें कि अगर मैग्नेट में जाएं
है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज, उसमें क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल था। अगर मान लीजिए अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल नहीं हो, चार्ज अगर मूव कर रहा है, उस केस में अंदर वहाँ करंट जनरेट होती है, उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मेटल के बनता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैटर को रखते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं और क्या उसमें फिजिकल क्वांटिटी जो आपको पता होनी चाहिए, वो उस चीज़ की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करें फिर इसकी। तो सबसे पहले जब हम इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन। तो जो मैग्नेटाइजेशन के बारे में हम देखें तो मैग्नेटाइजेशन में क्या है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि एक तरह से जैसे वो ध्रुवण था, तो इसको कह सकते हैं हम, अभी आप मैग्नेटाइजेशन ले लीजिए क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्टली वर्ड जो है वो दिमाग में आ नहीं रहा हिंदी के अंदर। मैग्नेटाइजेशन जैसे वहाँ पोलराइजेशन था ना, ध्रुवण था, वैसे ही आप मान लीजिए एक तरह से ध्रुवण तो है, लेकिन कौन सा ध्रुवण है, मैग्नेटिक ध्रुवण है ना। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। जैसे वो कैपिटल पी से डिनोट था, इसे किससे डिनोट है, कैपिटल एम से। वहाँ क्या था, कैपिटल पी को जो हमने कहा था वो ये कहा था कि डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये डाइपोल मूवमेंट कौन सा, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट। जब आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है। जो नेगेटिव जो चार्ज है वो शिफ्ट हो जाता है किस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जहाँ से वहाँ क्या बनते हैं, डाइपोल बनते हैं। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे जाके, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे जाके जब डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो रहा है, उसे हमने क्या कहा था, पोलराइजेशन। वैसे ही जब मान लीजिए किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह क्या होगा, मैग्नेट पहले क्या था, टोटल मिला के भले ही जीरो हो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्योंकि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था उनका। ठीक है, अलाइनमेंट जो था वो क्या था, रैंडम था मैग्नेटिक डाइपोल का। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एक डायरेक्शन में क्या हो गया, अलाइन हो गए, उनकी वजह से क्या हुआ, जो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ गया है, इंड्यूस हो गया है मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम कितने इंड्यूस हुए उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजेशन। तो जैसा ही पोलराइजेशन था वैसा ही मैग्नेटाइजेशन है। वहाँ क्या थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो इस एम को जब हम डिफाइन करेंगे तो एम को इस तरह से डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। किस तरह से डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय वी। तो आप ये दिमाग में रखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब कैसे होता है, तो आप देखिए कि जैसे ही मान लीजिए आप, ये मान लीजिए कोई मेरे पास मटेरियल था, ठीक है, इस तरह का, ये कोई मटेरियल था, इसके अंदर आपने क्या किया, मैग्नेटिक। अब जैसे इसकी बात करूं मैं, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे एटम्स हैं। वो एटम्स क्या बनते हैं, वो एटम्स खुद मिलकर एक बार मैग्नेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि एटम्स में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से करंट फ्लो करती है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां करेंगे तो क्या करेगा, एक डाइपोल बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो कुछ इस तरह से जो है, एक कोई सी भी हमने डायरेक्शन ले ली और इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से छोटे छोटे भागों में काट देता हूँ। समझ में आ रहा है। इसी तरह से इस पूरे में इस तरह से छोटे छोटे क्या बनेंगे, छोटे छोटे मैग्नेट है मान लीजिए, है ना। इन छोटे छोटे मैग्नेट में क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन में होगी इसी में, तो एक डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये सारे क्या होंगे, इसी तरह से इसके नीचे अगर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से नीचे जाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से डायरेक्शन होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल। तो ये जो अंदर है, तो अंदर का सारा जो अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन हुआ है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज होने से अंदर के सारे करंट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ करंट आपको कहाँ मिलेगी, इसके
सरफेस पे मिलेगी। जो सरफेस बचा है उस पे क्या होंगी, सारी की सारी जो करंट होगा उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और वो सम होकर मुझे क्या मिलेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या किया है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मान लीजिए क्या किया हमने यहाँ पे, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, और ये सबस्टेंस है, सबस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड भी लगाने के ऊपर क्या हुआ, इस तरह से इसमें छोटे 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 जो मैग्नेट थे उसमें से क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, उसकी वजह से क्या बनेंगे, ठीक है, ये एक दिशा में अलाइनमेंट होंगे। जब इनका एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट होने की वजह से क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और टोटल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, पहले क्या था, पहले ये जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो एक इधर घूम रहा था, एक उधर घूम रहा था, एक इधर घूम रहा था, एक उधर घूम रहा था, ऐसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था इसका मतलब क्या, एक दूसरे को सबने कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इनका डायरेक्शन क्या हो गई, एक ही डायरेक्शन में हो गए। एक डायरेक्शन में होने की वजह से ये तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटाइजेशन है तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे, और सिर्फ सरफेस पे क्या मिलेगी, हमें करंट मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वहां पे हमने देखा जब यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन था तो एक तो सरफेस बाउंड चार्ज मिला था और एक वॉल्यूम बाउंड चार्ज मिला था। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगी, अब चार्ज नहीं है क्या, करंट, तो क्या मिलेगी, सरफेस करंट मिलेगी और वॉल्यूम करंट मिलेगी। क्या मिलेगी, सरफेस करंट मिलेगी और वॉल्यूम करंट मिलेगी। ये कौन सी होगी, बाउंड करंट। ठीक है, चलिए तो यहां से फिर से मैं क्या डिफाइन करूंगा, दो तरह की करंट यहां से मैं डिफाइन करूंगा, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, बाउंड करंट। तो पहली कौन सी है, पहली है सरफेस बाउंड करंट, और दूसरी किस क्या डिफाइन कर रहा हूं, दूसरी मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां से वॉल्यूम बाउंड करंट। क्या डिफाइन कर रहे हैं, वॉल्यूम बाउंड करंट एंड सरफेस बाउंड करंट। ठीक है, नोटेशन क्या होगा, क्योंकि देखो सरफेस बाउंड करंट है तो किससे लेंगे, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में क्या होगा, के। ठीक है, सिमिलरली के बी है ना, बी फॉर बाउंड। इसी तरह से वॉल्यूम, अगर मान लीजिए करंट जो है वो किसमें, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा, वॉल्यूम में, तो उसे किससे डिनोट करते हैं, जेबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो के बी और जेबी ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये डाइपोल मूवमेंट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेंगे, इस मैग्नेटाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, इस मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे। जैसे वहां क्या हो रहा था कि वहां हमने किसको डिफाइन किया था, सरफेस करंट और वो करंट, यानी कि सिग्मा बी और रो बी डाउन किया था ना, तो सिग्मा बी को क्या लिखा था, सिग्मा बी को हमने लिखा था पी डॉट एन के, और इसको क्या लिखा था, माइनस पी और डाइवर्जेंस पी, इस तरह से डिफाइन किया था हमने वहां पे। यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें दिन में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं के बी की, ठीक है, तो के बी क्या हो जाएगा, वहां पे क्या आ रहा है, एन के आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या मिलेगी, ऑब्वियसली बात है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो क्या करें, वहां पे वो क्या होता है, रो बी, जो रो बी है मेरा वहां पे, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज क्या है, स्केलर है, वेक्टर नहीं है। तो इसी तरह से अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, इसको वेक्टर बन, क्योंकि करंट जो ये अपन बात कर रहे हैं इसकी, करंट पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, करंट पर यूनिट लेंथ, ये क्या होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए बात कर रहा हूँ मैं ना, यूनिफॉर्म में तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म में तो जो आपकी जेबी है वो जीरो हो जाती है, जैसे वहां थी, है ना, यूनिफॉर्म में तो क्या होगा, जेबी जीरो और केबी की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा ये। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो केबी की और जेबी दोनों की वैल्यू आएगी। तो केबी और जेबी कितना होगा, तो केबी कितना हो जाएगा, जैसे वहां से हमने देखा तो इससे ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एम। अच्छा वहां क्या हो रहा था, एन कैप के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा, एन कैप के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वहां से तो वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर मिलेगी, मुझे यहाँ क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि केबी के लिए हो जाएगा एम क्रॉस एन केप। ठीक है, और जेबी क्या हो जाएगा, वहां क्या था, डाइवर्जेंस, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का वापस वेक्टर लाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ल करना पड़ेगा। देखो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, ये आप जब दिमाग लगाओगे तो ये कर्ल, डाइवर्जेंस, इनमें सब में ग्रेड में कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये सीधा सीधा ये आ जाएगा कर्ल में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्ल एम। ठीक है, क्या होगा, कर्ल एम, या माइनस साइन का जो है वो कोई रोल नहीं है, माइनस माइनस नहीं आता, माइनस उसी के अंदर आता है। ठीक है, कुल मिला के इन सबको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। अब जो वेक्टर जो था हमारा एम्पियर्स लो, वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा, इस तरह के केस के अंदर एम्पियर्स लो जो होगा वो हो जाएगा बी डॉट ए, लाइन इंटीग्रल था ना, तो जो एम्पियर्स लो का लाइन इंटीग्रल था तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई
एनक्लोज्ड, ठीक है। यानी कि जो भी आप लाइन इंटीग्रल कर रहे हो, तो जो आपने जो एक इमेजनरी लाइन ली है जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हो, उस लाइन एनक्लोज उसमें कितनी लाइन करंट आ रही है, सिर्फ उसी से है, टोटल करंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, टोटल। जब आप इनकी बात करोगे तो मैग्नेटाइजेशन में चले गए, मान लीजिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतनी सी इनके अंदर अंदर जो करंट है उसी की बात करूंगा, ठीक है। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, या तो मैं सिर्फ इस एरिया के अंदर अंदर जो इस लाइन इंटीग्रल के अंदर अंदर या फिर इस सरफेस के अंदर अंदर जो भी इस परिसंचरण कह सकते हैं ना इसको, इस परिसंचरण के अंदर जो भी चीज आ रही है सर्कुलेशन के अंदर, उसी को लेना है मुझे करंट को, उसके बाहर नहीं से। एनक्लोज का मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है कितना एनक्लोज कर रहा है उसकी मुझे बात करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका। और दूसरा यहाँ से एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन करते हैं कि जो आपका एच होता है ना, एच और बी में क्या रिलेशन होता है, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से इसको और चेंज कर सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हो, एच डॉट एल इक्वल टू आई एनक्लोज, ठीक है, आई एनक्लोज। इसे क्या बोलते हैं, एच को मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या है ये, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या चुंबकन क्षेत्र का मतलब ये है कि ये वो फील्ड है जिसमें आपने किसी मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसको मैग्नेटाइज होने के लिए या फिर मैग्नेटाइजेशन उसमें करने के लिए रखा है, ठीक है। किसके इक्वल होती है इसकी डायमेंशन, एम्पियर पर मीटर के इक्वल, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ही वेबर वाला, ठीक है, सॉरी टेस्ला, और इन दोनों में रिलेशन इस तरह से निकालते हैं। अब नेक्स्ट जो है एच बी और एम में जो रिलेशन है वो देखेंगे और कुछ एक दो एग्जाम्पल देख के इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, कि ये इस तरह से हम कैसे निकालेंगे। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैक्सिमम आपको यहाँ से पूछा जाएगा अभी तक तो, ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन ये जो है आपके फॉर्मूले वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और अगर आ भी जाता है न्यूमेरिकल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एम आपको गिवन होगा, ठीक है, दिमाग में रखना, एम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर के बी और जे बी पूछ लिया जाता है तो मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं, एन कैप से क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता है और इसका भी कर्ल निकालना भी आपको आता है, तो कर्ल निकाल लीजिए, आपको सारी सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए समय हो चुका है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आपको मैंने आज फॉर्मूले बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, फॉर्मूले के साथ साथ कंसेप्ट बहुत सारे देखे हैं आज हमने, है ना, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है, और उसके साथ फॉर्मूले देखे हैं। तो वो फॉर्मूले और जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उनको क्लियर कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो बार बार वीडियो को देखिए। मेरी एक एक बात जो आज कही गई है ना इन सब के बारे में, उस पर आप दिमाग में रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की वजह से होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ज ही एक ऐसी चीज़ है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड जो है वो जनरेट करता है। कहाँ जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग नहीं है, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, क्योंकि दोनों का एक साथ एग्जिस्टेंस है अगर चार्ज मूव कर रहा है तो, ठीक है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस पर कुछ देखेंगे, अगर एक दो न्यूमेरिकल कुछ मुझे लगे कि आने लायक होंगे कुछ, हालांकि क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा चले जाएंगे हम लोग, नेट में तो खैर इस पर पूछते ही हैं, तो नेट के लेवल पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, तो उस पर देखेंगे। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसको थ्योरेटिकल में रखेंगे, इन फॉर्मूले को याद रखेंगे। देन उसके बाद में एम्पियर्स लॉ इन प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, और देन उसके बाद में मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हमने डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और जो अपने पैरामैग्नेटिक है ये सारे के सारे जो हैं हम जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत उनके ब्रॉड चैप्टर सिर्फ इन्हीं पे हैं, तो अपने को बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, वो सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें रहेंगी, कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनके ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और जब हम वो अपना सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है हम इनको डीपली कि एक काई की वैल्यू क्या होगी, काई का फॉर्मूला क्या बनता है, क्वांटम मैकेनिकली क्या बनता है, क्लासिकली क्या बनता है, वो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।